हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। सेट नंबर 1 चल रहा है 822 MV कक्षा 10 के लिए गणित का हल कर रहे हैं। 2020 का जो पेपर हो चुका है उसको, और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो भाई, क्वेश्चन क्या होते हैं कि बड़े बड़े होते हैं, और मैं इनको पार्ट वाइज इसी वजह से करता हूँ ताकि मैं एक क्वेश्चन मतलब टाइम पीरियड में जितने भी क्वेश्चन बताऊं उनको बहुत अच्छे से बता पाऊँ। ऐसा ना हो कि आपको मैं कम बताऊं और ज़्यादा भी बता दूं। तो सब कुछ संतुलित करते हुए हम यहाँ पे धीरे धीरे काम को बढ़ाते हैं, और अभी पहुँच चुके हैं हम 6वें क्वेश्चन पे। 6वें क्वेश्चन में आप टोटल जानते हैं 4 क्वेश्चन होते हैं, सभी होते हैं 4-4 नंबर के। तो ये रह जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 4-4 के 16 नंबर इसमें मिलते हैं आपके। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो का नंबर भाग है वो हम देखेंगे। वहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो अंक पलट जाते हैं, संख्या याद कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें जब भी संख्या वाली इकाई और दहाई के अंक वाली जो सवाल होती है, इसमें बड़े आराम से हमको इकाई के अंक x और दहाई के अंक y मानना होगा। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण वाला ये सवाल है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, इकाई का अंक आपको लिखना होगा इसमें, माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक, ठीक है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आपको लिखना होगा, दहाई का अंक बराबर y। नीचे लिखना पड़ेगी तब संख्या। ठीक है, संख्या बराबर क्या हो जाता है, जो भी दहाई होता है उसी में 10 से गुणा करेंगे और इकाई के अंक को जोड़ देंगे, ये संख्या हो जाएंगी। और यहाँ पे अंक उलटने की भी बात की जा रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे अंक उलटने पर। ठीक है, उलटने पर प्राप्त संख्या बराबर हो जाएगी। अब देखेंगे 10x + y हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी, और यहाँ पे मैं आपको बस इतना सा बता दूं कि जो भी दहाई का अंक होता है पहले संख्या में, उसमें देखिए सब जब संख्या लिखनी है तो दहाई के अंक में 10 से गुणा करके इकाई के अंक को जोड़ा जाता है। और अंक उलटने की बात आ जाती है तो इकाई में 10 से गुणा कर दीजिए और दहाई को जोड़ दीजिए, क्योंकि अब इकाई दहाई बन चुका है, तो बात पलट जाती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो प्रथम शर्त है। कहा जा रहा है कि इकाई का अंक दहाई का 3 गुना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम है, हम लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। यहाँ पे मैं फर्स्ट अकेले लिख देता हूँ। प्रथम शर्त के अनुसार आपको लिख लेना चाहिए कि इकाई का अंक दहाई का 3 गुना है। ऐसा लिखने के बाद अब यहाँ पे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ों को लिख लेते हैं। देखेंगे, हमने इकाई का अंक इधर लिख लिया, दहाई का अंक हमने इधर लिख लिया, और यहाँ पे हमारे साथ कहा गया है कि इकाई का अंक दहाई का 3 गुना। ठीक है, तो सॉरी, दहाई का अंक इकाई के अंक का जिसके साथ का आता है उसी में गुणा करते हैं। तो इकाई में 3 से गुणा कर लेते हैं, तो इकाई वाला x है उसी में 3 से गुणा कर लेते हैं और दहाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 बन जाती है। दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि यदि संख्या में से 54 घटाया जाता है तो अंक पलट जाते हैं। तो भैया संख्या हमारे पास क्या है, 10y + x है। इसमें से हम 54 घटा लेते हैं तो हमारे पास संख्या उलट जाती है, यानी अंक उलटने पर प्राप्त जो संख्या थी 10x + y प्राप्त हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन में इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये दूसरी कंडीशन चल रही थी, इसमें हम इसको इधर सब भेजेंगे। तो 10y में 1y घटाने पर 9y बचेगा, 1x में 9x घटाने पर -9x बचेगा, और -54 हो रहा है बराबर 0 हो रहा है। हम करेंगे 9 से सभी में भाग, ताकि यहाँ पे y और यहाँ पे x, बड़े आराम से x मिल जाएगा। 9 × 6 = 54 होता है, तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा समीकरण हमको प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पे पहले समीकरण में y की जो वैल्यू थी यहाँ पे हम उठा के रख देते हैं। y की वैल्यू थी 3x, तो हम यहाँ पे हमने क्या किया, 3x रख दिया। 3x - x - 6 बराबर 0 हो रहा है। 3x में 1 घटाने पर हो जाएगा 2x, 6 उधर जाने के बाद हो जाएगा +6, काटने पर यहाँ पे मिल जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 3। x बराबर हमको यहाँ पे 3 मिल चुका है। y के मान निकाले हैं, तो y बराबर हमारा 3x था, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 × x का मान रख देते हैं 3। कितना मिल जाएगा, 9। y मान मिल गया है 9। अब हमसे पूछ रहा है संख्या बताइए, तो हमारे भाई संख्या क्या थी, हमने क्या लिखा था, 10y + x, यही तो लिखा था। अब यहीं पर 10 × y का मान जो 9 था प्लस संख्या जो थी इकाई का अंक x 3 था वो हमने रख दिया। 9 × 90 हो गया, 90 + 3 बराबर 93 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, अपनी संख्या हो गई। तो 93 में अगर हम 54 घटा देते हैं तो इसके अंक उलट जाएंगे। ठीक है, तो ये रहेगा क्वेश्चन का हल। अब आपको इसमें पूरा सोल्यूशन तो मिल चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डिटेल्स इसमें मैंने छोड़ दी हैं। यहाँ पे लिखना होगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, माना
इकाई का अंक ऐसा लिखना पड़ेगा बराबर x हो गया, तथा दहाई का अंक बराबर ये y हो जाएगा। तब संख्या बराबर ऐसे लिखना है, और अंक उलटने पर प्राप्त संख्या, अंक उलटने पर प्राप्त संख्या बराबर इतना हो जाएगा। यहाँ पे लिखना होगा प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त में कह रहे थे कि दहाई का अंक इकाई का अंक का 3 गुना है, ऐसा आपको हिंदी में लिख देना है, उसके बाद इसको बनाना है। फिर लिखना है द्वितीय शर्त के अनुसार। उसके बाद कह रहे हैं कि संख्या में से 54 घटाने पर अंक उलट जाते हैं, ऐसा लिखने के बाद ये कंडीशन बना करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमको यहाँ पे लिखना होगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर लिखेंगे समीकरण 1 से प्राप्त y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसा आपको यहाँ पे हिंदी में लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद यहाँ पे आपने पुट किया, आपने x की वैल्यू प्राप्त की, और यहाँ पे लिखना होगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ताकि आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे लिखना होगा तब संख्या बराबर इतना और इतना, बस उतना। तो यहाँ पे आगे चाहे तो लिख देंगे अतः अभीष्ट संख्या 93 है, ऐसा क्या लिख सकते हैं। बाकी आपको जितना कुछ मैंने बताया वो चीज़ें आपको लिख देनी है, और आपका आंसर पूरा का पूरा एकदम सही हो जाएगा और पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। और अब हम यहाँ पे घ नंबर पहुँच गए, छठवें के घ नंबर पे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं एक वृत्ताकार कमरे, मतलब सर्कुलर कमरा है, के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, इसकी भीतरी आयतन इतना दिया गया है 48,510 वर्ग घन मीटर, तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं कि कमरा कुछ हमारा ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, हमारा कुछ कमरा ऐसा दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा उसका गुंबद भी, ठीक। और इसका जो आयतन की बात की जा रही है, यहाँ पे लिख देंगे वृत्ताकार कमरे का माना कमरे के आधार की त्रिज्या r। सबसे पहले बात तो आधार की त्रिज्या r, और यहाँ पे बेलनाकार भार की ऊंचाई स्मॉल h, कुल ऊंचाई हमको कैपिटल H लेनी है। बात को समझते चलेंगे। अब यहाँ वाला जो भी त्रिज्या होगी वो भी r होगा, यहाँ से जो ऊंचाई हो जाएगी ये भी r हो जाएगी। इतनी बातें आपको समझनी चाहिए। ये भी r होगा, ये जो ऊंचाई यहाँ पे दिखाई दे रही है ये अर्धगोला है, तो ये भी ऊंचाई r ही होगी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार भाग के, ठीक है, बेलन के आधार की जो त्रिज्या है आपको ऐसा लिखना होगा। माना बेलनाकार भाग के आधार की त्रिज्या बराबर r। तो आपके जो और ऊंचाई उसकी बात कर लेते हैं, और उसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो वो स्मॉल h मान लिया है। कुल ऊंचाई को हम यहाँ पे कुल ऊंचाई जो थी ना कमरे की कुल ऊंचाई, इसको आप कैपिटल H मान लेंगे। और ये जो क्या है कि अर्धगोलाकार गुंबद है, इसकी त्रिज्या भी आपकी r ही रहेगी, तो हमने ऐसे r मान लिया है, लिख लिया है। अब यहाँ पे इसके भीतरी कुल आयतन की बात कर रहे थे, हम यहाँ पे कुल आयतन लिख देते हैं, कितना है 48,510। तो यहाँ पे हमने 48,510 मीटर क्यूब लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। साथ में कह रहे हैं कि तथा इसकी भीतरी व्यास महत्तम ऊंचाई के बराबर है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे भीतरी व्यास, हम यहाँ पे लिखेंगे भीतरी व्यास बराबर महत्तम ऊंचाई। भीतरी व्यास क्या होता है, r और ये r मिल करके 2r, ये भीतरी व्यास हो गया। महत्तम ऊंचाई क्या होती है, कैपिटल H होती है, कैपिटल H को लिख लेते हैं, ठीक है, ये होती है महत्तम ऊंचाई। अब यहाँ पे 2r है, यहाँ पे हम 2r कह रहे हैं, और यहाँ पे h बराबर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्मॉल h प्लस r है, और ये वाला r अलग नहीं है, सेम है, क्योंकि ये वाला हिस्सा इसके बराबर है और ये वाली त्रिज्या होने की वजह से दोनों बराबर ही होते हैं, तो सभी बराबर है। तो h बराबर क्या हो रहा है, स्मॉल h प्लस r हो रहा है। r को उधर भेज देंगे तो h बराबर हो जाएगा 2r माइनस r, और h स्मॉल h बराबर आपको r मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? जी हाँ, आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला h ये वाला r के इक्वल ही होगा, बराबर ही होगा। अब ऐसी दशा में हमको क्या निकालना है, कमरे की ऊंचाई यानी कि कैपिटल H की वैल्यू निकालनी है। तो स्मॉल h और r जो मिल जाएगा उसका दोनों को जोड़ देंगे तो अपने यहाँ पे कमरे की कुल ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आयतन वाले फॉर्मूले के साथ में चलेंगे। अब जो कि हमारे पास ये बेलनाकार भाग और अर्धगोलाकार भाग है, तो दोनों के लिए हम देखेंगे
भाई बेलनाकार भाग का हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, बेलनाकार भाग कमरे का कुल आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन अर्धगोलाकार भाग का आयतन, ठीक है, प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन, ये चीज़ें आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे बात को हटाते हैं। पहले बात यहाँ पे बेलनाकार भाग के आयतन की बात करेंगे, 2πr/h, सॉरी यहाँ पे πr² होना चाहिए, πr²h, ये बेलनाकार भाग का आयतन होता है, प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन, तो यहाँ पे हो जाता है 2/3 πr³, ये होता है अर्धगोलाकार भाग का आयतन, बराबर कुल कमरे का आयतन जो था 48,510, इसके पूरे बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स दी गई हैं वो रख लेते हैं। पहले बात तो यहाँ पे कुछ करते हैं, क्या काम करते हैं, आर को पहले बात एच को यहाँ पे आर लगाते हैं, तो ये पाई हो जाएगा, r² हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा, प्लस 2/3 πr³ हो जा रहा है, तो ये 48,510 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखेंगे ये r³ बन चुका है, बात को समझना है बस, ये πr³ बन चुका है, तो πr³ ऐसे कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा प्लस 2/3 और इक्वल टू 4, 8, 5, 10 हो गया। 3 1 3 1 3 2 5, हमको यहाँ पे मिल गया 5/3, यहाँ पे मिल गया ये 22/7 गुणते r³ बराबर कितना है, 48,510 है। और यहाँ पे अब सिंपल काम होने वाला है, r³ बराबर ये 3 और 7 ऊपर जाने वाले हैं, तो यहाँ पे 4, 8, 5, 1, 10 मतलब हो गया, गुणते 7 होने वाला है, गुणते 3 होने वाला है, बहुत ही सामान्य सी बात होती है ये तो। 22 नीचे आने वाला है और 5 भी नीचे आने वाला है। अब यहाँ पे हमको डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। 5 दूनी 10, देखिए इनका गुणा करने पर ये 5, एक लाइन और अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 4, 8, 5, 1, 0 हो रहा है, गुणते 7 गुणते 3 हो रहा है, नीचे यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 1 11, ऐसे करेंगे तो आसान पड़ेगा। 1 0 और बड़े आराम से काट लिया, फिर 11 से काटेंगे, 11 चौक 44 होता है, 4 बचेगा, इसके साथ 45 होगा, 11 चौक 44, 1 बचेगा, 11 कम 11, तो यहाँ पे हमको मिल गया 441। तो r³ बराबर जो 441 मिला है और 7 21 मिला है, सॉरी यहाँ पे 41 रहेगा और 7 21 मिला है, तो ये जो 441 है ना, ये 21 का स्क्वायर है, 21 गुणते 21 है, और यहाँ पे ये 21 है, r³ बराबर, तो r बराबर क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा, तो ये आंसर मिल जाएगा r बराबर सेंटीमीटर में या फिर मीटर में चल रहा है। अब हमको यहाँ पे कुल ऊंचाई की बात कर रहा है, तो कुल ऊंचाई हमको कैसे निकालनी है, कुल ऊंचाई बराबर हो रहा था h प्लस r, अब चूंकि h क्या है r के बराबर है तो r प्लस r कहा जाएगा, तो r कितना है 21 है और वो कितना है 21 है, 21 21 क्या हो गया 42 मीटर हो गया, यानी 42 मीटर हो गया कुल ऊंचाई बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर आसान लगा हो ये क्वेश्चन, आसान लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और हम यहाँ पे अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाते रहेंगे और पहुँचते रहेंगे, और सभी सेटों को हल करने की हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको हल करके पूरे सेट दिखाएंगे। तो जैसे पिछले साल हमने किया था, पिछले साल हमने ढेर सारी वीडियोस बनाई थी और बहुत सारे पेपर्स को सॉल्व करके हमारे चैनल पे रखा था, अभी भी वो पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाके आप 2018, 19, 17, 16 के पेपर्स को, अनसॉल्व पेपर्स को, पिछले साल वाले को, उनको देख सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी लिस्ट बनाई थी और आप उनको भी जा करके देख सकते हैं। फ़िलहाल हम बात करेंगे 6वें नंबर के गा प्रश्न की, यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और बस बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बात कर रहे हैं एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, ठीक है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अनुमान कोण 30 और 45 है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे के जहाज़ के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मुझे तो समझ में आ गया है और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रकाश स्तंभ मतलब एक लाइट हाउस, एक ऐसा घर जहां पे ऊपर लाइट जलती रहती है समुद्र में निगरानी करने के लिए। अब मैं ऐसे एक ये समुद्र तल बना लेता हूँ, हमको बस ये हमको ऊंचाई निकालनी है
समुद्र तल बन गया। यहाँ पे 2 जहाज ऐसे हैं और यहाँ से जो अवनमन कोण बनाते हैं वो कुछ इस प्रकार के अवनमन कोण हैं। एक बनाता है 45 का, एक बनाता है 30 का, इतना ही तो दिया है और ये 50 मीटर की दूरी पर है। तब अब क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं देखना है भाई। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि अवनमन कोण की बात कर रहे थे, तो अवनमन कोण भाई कुछ इस प्रकार से बनता है। आपको इस चित्र को ऐसे दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे ये 30 बन रहा है और यहाँ पे ये 45 बन रहा है। उसके एकांतर यहाँ पे 30 और 45 बन रहा है और ये कुछ नहीं, एक पत्ती है जो उड़ती हुई आ गई है यहाँ पे। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे, देखिए जितने भी डिटेल्स थी वो लिख लिया है हमने, कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ी डिटेल्स नहीं है और उसमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। बस हमको तो समुद्र तल से स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे नाव चल रही है तो ये समुद्र तल से ये स्तंभ, यहाँ से लाइट जो लगी है, ये इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। बस इतना हमको ध्यान निकालना है। और यहाँ पे डिटेल्स हम थोड़ी सी मान लेते हैं स्तंभ की ऊंचाई जो है h है और यहाँ पे ये जो लंबाई है पहले जहाज की इसके स्तंभ से के आधार से जो दूरी है वो x मान लेते हैं और हमने यहाँ पे A B C D ले लेना है, इतना कुछ लेना है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि हमें लिखना क्या होगा। यहाँ पे लिखना होगा माना समुद्र तल से स्तंभ की ऊंचाई बराबर h, BC बराबर C, BC बराबर x, सब मीटर में लिख लेंगे, और CD बराबर 50 मीटर। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है कोण AD लिखना है, कोण A यहाँ पे लिख देते हैं EAD बराबर EADB बराबर 30 अंश, EAC बराबर ACB बराबर 45 अंश, ऐसा कुछ लिख देना है। एकांतर कोण है तो बराबर रहेंगे। और इसके बाद आ जाना है काम जो शुरू करना है, वो काम शुरू करना है त्रिभुज ABC में। ऐसा लिखना है त्रिभुज ABC में। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा भाई, देखिए 45 दिखाई दे रहा है, लंब और आधार दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे कहेंगे tan 45 अंश बराबर लंब AB आधार BC। बस इतना सिंपल सा काम है। 45 का मान होता है 1, AB का मान है h, BC का मान है x, तो यहाँ से इसको उधर पहुँचाएंगे तो x बराबर h, एक इक्वेशन बन गया है जिसका हमको बाद में प्रयोग करना है। और हम बात करेंगे ABD के बड़े वाले त्रिभुज के बारे में। हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में, बहुत ही आसान सा काम चलने वाला है। यहाँ पे देखेंगे ये 30 अंश का कोण बना रहा है, तो यहाँ पे ये लंब हो गया, आधार ये पूरा हिस्सा होगा, x प्लस 50 ही अपना आधार होगा। तो हमको यहाँ पे लिखना है tan 30 अंश बराबर लंब था AB, आधार था BD। अब ये चीज़ें लिख लिया हमने। tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है और AB का मान अपना h है और BD का मान अपना है x प्लस 50। हम यहाँ पे थोड़ा सा और भी लंबा लिख सकते हैं, BD बराबर लिख सकते हैं BC प्लस CD, उसके बाद BC का मान x और CD का मान 50 रख करके, पर मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमको h की वैल्यू तो निकालनी थी, तो और हमने यहाँ पे निकाल लिया था x बराबर h, तो यहाँ पे रख देंगे। फिलहाल हमें तिरछा गुणा कराएंगे, इसको उधर पहुँचाएंगे, इधर इसको पहुँचाएंगे, तो x प्लस यहाँ पे 50 हो जाएगा बराबर √3 h हो जाएगा। अब यहाँ पे h की वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं h प्लस यहाँ पे 50 बराबर √3 h हो जाएगा। ओके, तो h को इधर भेजना है और यहाँ पे लिख देना है, चूँकि x बराबर h था, ऐसा था तो इसलिए हमने लिख दिया। इसको इधर पहुँचा देंगे तो ये 50 बराबर हो जाएगा √3 h माइनस h, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा 50 के, तो हमें h इक्वल टू मिल जाएगा 50/√3 माइनस 1, ये मिल चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हल करने की एक ज़रूरत ये आन पड़ती है कि हमें अंडरवुड वाली संख्या नीचे नहीं रखनी होती, परमीकरण आवश्यक होता है हर का। इस वजह से यहाँ पे ये मीटर में आंसर तो भी मिल चुका, लेकिन अभी पूरा करेक्ट करने के लिए थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे √3 माइनस 1 है, तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है √3 प्लस 1 से, ताकि यहाँ पे ये मिल जाए √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे 50 √3 प्लस 1 है ही, ब्रैकेट में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मिल जाएगा 3 माइनस 1 और ऊपर 50 √3 प्लस 1,
इतना हो गया, यहाँ से घटाने पे 2 मिल जाएगा, 2 से घटाने पे ये 25 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेंगे 50√3 + 1 है और नीचे 2 है, काटने पर ये 25 हो जाएगा। और हम यहाँ पे लिख देंगे 25√3 + 1, ये मीटर में हो गया। अब हम चाहे तो कह दें समुद्र तल से स्तंभ की ऊंचाई इतनी है, चाहे तो √3 का भी मान रख देते हैं। तो यहाँ पे 25 √3 का मान होता है 1.732 + 1, यहाँ पे लिख देना है, चूँकि √3 बराबर होता है 1.732, ये हो गया। और यहाँ पे 25 और इंटू इन दोनों को जोड़ देंगे 2.732 हो जाएगा और गुणा कर देंगे। 25 तो नहीं है 50 को 0 यहाँ से लेके 5, 25 3 75 5 80 को 0 यहाँ से लेके 8 और 25 7 25 चौके 100 होता है, 25 7 175, 175 में 8 जोड़ना है तो 8 5 13 यानी कि 83 हो जाएगा। 83 3 और कुछ ज़्यादा ही जा रहा है, 175 में 8 जोड़ा तो हो गया 183, तो यहाँ पे 18 बचा है और 25 तो नहीं है 50 हो जाएगा। 50 में जब 18 जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 68, तो यहाँ पे हो जाएगा 68, सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा दूर लिख दिया, 3 अंकों पे दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 68.3 मीटर, नियर अबाउट में लगभग इतना आपको मिल चुका है। तो ये हो गया प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, मीटर में आप ऐसा लिख देंगे। तो देखा आपने कि कैसे इस क्वेश्चन को हल करना है और कैसे इसकी डिटेल्स को भरना है। अब अगले वाले प्रश्न में हम चलेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास छठवें का घ नंबर प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी में 400 नीमान लैंपों के जीवन काल का विवरण दिया गया है। लैंपों के जीवन काल की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे नीमान का मतलब आप ना जाने, कोई मतलब नहीं है, कंपनी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे हमको ये बस इतना है कि 400 लैंप हैं आपके पास, यानी कि लैंपों की संख्या जो है टोटल जोड़ने पर आपको 400 मिल जाएगी। जीवन काल यहाँ पे घंटों में लिया गया है और हमको इसकी माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। तो दोनों के लिए ही हम इस प्रश्न में हल करेंगे। भाई देखो, माध्यिका अगर आप ज्ञात करते हो तो 2 नंबर मिलेगा और बहुलक ज्ञात करते हो तो 2 नंबर मिलेगा, दोनों करते हो तो 4 नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा आपको हिसाब यहाँ पे रहने वाला है संभवतः इस प्रश्न के लिए। तो स्टेप अब हम बढ़ाना शुरू करते हैं। घ नंबर प्रश्न में हम पहुँच ही चुके हैं। हम यहाँ पे जीवन काल को लिख लेते हैं, ठीक है, और मैं इसको जल्दी से एक बार लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने चीज़ों को उतार लिया, जीवन काल लिख लिया, लैंपों की संख्या लिखी है और यहाँ पे माध्यिका और बहुलक का सूत्र भी लिख लिया है। और यहाँ पे मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि कैसे कैसे हमको करना है। तो सबसे पहले बात तो हमको माध्यिका याद करनी है। तो यहाँ पे हम माध्यिका के लिए लिख लेते हैं माध्यिका या फिर माध्यिका के लिए। तो माध्यिका के लिए हमको सबसे पहले चाहिए संचयी बारंबारता। क्या चाहिए? संचयी बारंबारता, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। संचयी बारंबारता की आवश्यकता है। तो संचयी बारंबारता क्या होती है, इसको सीधे सीधे लिख लेना। 14 में 56 जोड़ना, ठीक है। 6 4 10, 0 से लगे 1 4 1 5, ठीक है। 5 1 6 1 7 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना, 7 6 13 होता है तो 130 हो जाएगा। 7 और 6 इसको जोड़ा, अब इसको जोड़ना है तो 6 0 जोड़कर 6 हो जाएगा। 8 3 11 और यहाँ पे 216 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ जोड़ना है। 6 4 10 हो गया और से लगे 1 7 1 8 1 9 हो गया और ये 290 हो गया। इसको इसके साथ जोड़ना तो 2 9 6 15 5 से लगे और यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसको इसके साथ जोड़ना तो 0 8 2 10 हो जाएगा 0 और 4 5 9 1 10 को 0 से लगे 400 हो गया। तो यहाँ पे हमको मिल चुका है संचयी बारंबारता, जो कि होता है हमारे लिए जो n की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे n का मान कितना मिला है? 400। तो हम n/2 निकालेंगे तो जो हो जाएगा 400/2 बराबर कितना हो जाएगा? 200। अब हमको यहाँ पे 200 खोजना है। भाई आपको यहाँ पे ये जानना है कि यहाँ पे 200 वाली गिनती किस कैटेगरी में घुसी हुई होगी। तो भाई यहाँ तक इसका मतलब होता है 14 तक की संख्या इसमें है। 14 के बाद वाले 70 तक यहाँ पे हैं और 70 के बाद और 130 तक वाली यहाँ पे हैं। 130 तक है, 130 बाद वाली और 216 तक यहाँ पे हैं। यानी 200 जो गिनती होगी, 200वां जो पद होगा वो यही में होना चाहिए। तो यही में होगा तो इसके सामने जो गिनती होती है वही अपनी f है, ठीक है, वही अपना f है। तो यहाँ पे हमारे जो f की वैल्यू है वो क्या मिल गई है?
86 मिल गई हैं। तो यहाँ पे हमने 86 लिख लिया है। और इसी के सामने से ऊपर जो होता है वो CF होता है। इसी के सामने जो ऊपर वाली गिनती होती है वो CF होता है, यानी संचयी बारंबारता 130 होती है। और इंटू H, हमको H चाहिए। पहले बात तो L, तो यहाँ पे ये कहलाता है मध्यिका वर्ग। ठीक है, मध्यिका वर्ग, मध्यिका जो वर्ग होगा वो क्या बन रहा है 3000 से 3500, 3000 से 3500 बन रहा है। इसमें जो छोटा मान होता है वही होती है L की वैल्यू, यानी 3000। ये हो गई। अभी हमको H की वैल्यू निकालनी है। H की वैल्यू में 3500 में ये देखिए 3500 माइनस 3000 करना होता है, जो कि आपको मिल जाता है 500। ठीक है, ये मिलता है H की वैल्यू। तो सारी चीज़ें हमको पता चल गई, हमने कैसे कैसे इसको निकालना है देख लिया। अब यहाँ पे मध्यिका निकाल लेंगे। मध्यिका बराबर जो फार्मूला होता है वो L होता है प्लस n/2 होता है माइनस CF होता है अपॉन F होता है और इंटू H करके होता है। तो L की वैल्यू तो अपने ही क्या मिल गई है, छोटी वाली गिनती है 3000 प्लस n/2 अपना 200 मिल गया था, हमने यहीं पे निकाला था। ये कैपिटल N मैंने लिख दिया, स्मॉल लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, n/2 यहाँ पे n कह सकते हैं। तो ये बात हो गई, 200 हमने रख दिया माइनस CF बराबर यहाँ पे निकाले थे 130, वो हमको यहाँ पे रख देना है। इंटू F बराबर आपने निकाला था 86, वो हमने यहाँ पे रख देना है। इंटू H की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 500, तो वो हमने 500 रख देना है, रख दिया हमने। घटा लेते हैं तो यहाँ पे 3000 हो जाएगा प्लस इसमें से घटाने पर 70 मिल जाएगा, नीचे 86 हो जाएगा, इंटू 500 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमको आंसर तो लिखना ही है, पहुँचना ही है। तो यहाँ पे 2 से काट लेता हूँ या फिर नहीं काटते हैं। 5 7 35 हो जाता है, 35 के बाद 3 0 लग जाएगा और यहाँ पे 86 से बड़े आराम से डिवाइड कर लेते हैं। यही सही हमको लग रहा है। तो 8 से 24, 8 चौक 32, समझ होता 4 बार जाएगा। 4 छंग 24 के 4 हासिल लगे 2 और 8 चौक 32 2 34, यहाँ पे मिल गया इतना। 10 में से 4 घटाने पर हो जाएगा 6 और यहाँ पे 4 में से 4 ख़त्म हो गया, 1 0 उतार लिया जाएगा। तो क्या ये जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 1 0 बढ़ा करके 0 उतार लेंगे। 8 टाइम 64 होता है, तो 8 7 56 हो रहा है, 7 बार सम होता जा सकता है। 7 6 42 हासिल लगे 4, 7 8 56 57 58 59 60, तो ये ज़्यादा जा रहा है तो 6 बार जाएगा। 6 6 36 का 6 से लगे 3 और 8 6 48 49 50 51, तो यहाँ पे 51 मिल गया है। तो 10 में से 6 घटाने पर 4, 9 में से 1 घटाने पर 8 और 1 ख़त्म। और यहाँ पे गिनतियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। डेसिमल लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा और यहाँ पे ये 10 बार नहीं 9 बार जाएगा लगभग। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, 3000 ऐसा लिख लिया है प्लस यहाँ पे हल करने पर 406.9 मिल गया है। ऐड कर ले गए 3406.9 मिल जाएगा। ये आपकी मध्यिका हो गई। ठीक है, मध्यिका यानी कि इतने घंटे हमारा मध्यिका मिली है जीवन काल की। तो ये आपको समझ में आया होगा संभवतः कैसे करना है, क्या क्या करना है। काम ख़त्म हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। अब हमें निकालना है बहुलक। तो बहुलक के लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं और हम डिटेल्स को दोबारा नहीं भरना चाहते हैं, इस वजह से हम इसी के साथ में हम चलेंगे। तो अब हम यहाँ पे बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक हमको निकालना है बहुलक के लिए। तो बहुलक के लिए हमारा जो फार्मूला होता है बहुलक बराबर, ठीक है, वो क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, ये L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है, होता है। चीज़ों को खोजेंगे। सबसे पहले बात तो बहुलक वर्ग की बात कर लेते हैं। ठीक, तो बहुलक वर्ग खोजना बहुत ही आसान सा काम होता है। यहाँ पे अब संचयी बारंबारता का कोई काम नहीं होगा हमारे पास। इसमें से जो गिनती सबसे बड़ी है वो खोजना है। ठीक है, तो 14 56 60 86 74 62 और 48 में 86 सबसे ज़्यादा है, तो यही होगा हमारा F1।
अब इसके ऊपर होता है F0, इसके नीचे होता है F2, 0 1 2 ऐसे ही सीक्वेंस बनता है। इसके सामने वाला जो होता है वो बहुलक वर्ग होता है और यहाँ पे ये L का मान होता है। इनका अंतर जो होता है वो H की वैल्यू होती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता चल गई। देखिए यहाँ पे हमारे माध्यिका और बहुलक दोनों के लिए यही सेम गिनती मिली, लेकिन ये कॉन्सिस्टेंस है, ज़रूरी नहीं कि हर बार ये कॉमन हो ही। तो आपको दोनों ही बार चेक करना चाहिए। जब भी आप बहुलक और माध्यिका निकाल रहे हैं, दोनों एक साथ में दिया है तो दोनों को ही हमको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आप धोखा खा सकते हैं। तो बहुलक के लिए होता है जो भी सबसे बड़ी गिनती होती है वो F1 होती है, F0 ऊपर वाली, F2 नीचे वाली। और माध्यिका के लिए जो n की वैल्यू होती है n/2 हमको खोजना होता है, n/2 इनमें से किस में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको खोजनी पड़ती है, समझनी पड़ती हैं। अब आगे बात को करते हैं, ख़त्म करते हैं, देखेंगे कहाँ पे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले बात तो हमने F1 बराबर लिखा, वो कितना लिखा, 86 लिखा। फिर F0 बराबर लिखा जो कि हमने 60 लिखा, और F2 बराबर हमने क्या लिखा, 74 लिखा। हमने बहुलक वर्ग लिखा, बहुलक वर्ग क्या लिखा, वो लिखा है 3000 से 3500 लिखा। और हमने L की वैल्यू क्या लिखी, हमने 3000 लिखी। और H की वैल्यू क्या लिखी, वो 3500 माइनस 3000 बराबर 500 लिखी। इतना हमने चीज़ें लिख ली हैं। तो एक बार फिर से हम फार्मूला लिखेंगे। बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। ये फार्मूला होता है। तो L की वैल्यू अपनी 3000 है, वो हमने रख ली, प्लस कर लिया। F1 क्या है अपना 86 है, तो 86 में हमने घटा लिया किसको, 60 को, F0 को, और 2 गुणते 86 किया, क्योंकि 2F1 है और F0 मतलब वही अपना 60 है, और F2 मतलब 74 था, वो हमने रख लिया। H की वैल्यू अपनी 500 थी, वो हमने और रख ली है। तो यहाँ पे 3000 ऐसे ही रहेगा, प्लस ऐसे ही रहेगा, इसमें से घटाएंगे 86, देखिए 6 में से 0 गया 6, 8 में से 6 गया 2, नीचे आएंगे 86 के दुगुना करते हैं, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 17 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 हाथ चले गए, 8 दूनी 16, 17 माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये 4 ऐसे दोनों लोग माइनस में, 7 6 13 हो जाएगा 130, और यहाँ पे गुड़ते 500 तो है ही, और यहाँ पे ये 6 है, 0 ना बन जाए मुझसे कहीं। तो 3000 ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 26 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर सकते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया 8, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 6 में से 3 गया 3, और 1 में से 1 ख़त्म बात। तो यहाँ पे इतना सब कुछ मिल गया है, 19 दूना 38 होता है। तो यहाँ पे काट लेते हैं, थोड़ा सा 19 मिल जाए और यहाँ पे 13 मिल जाए, तो 13 पचे 65। यहाँ पे हम कर लेते हैं 3000 बराबर 3000 प्लस यहाँ पे 13 पचे 65 लिख लेते हैं, 00 हो जाएगा, बटे 19 हो गया। तो 19 से भाग कर लेते हैं, बस ऐसे ही सिंपल सा भाग होगा, और ये हम भाग करेंगे। 19 दूना 3, 19 3 57, 19 चौक 76, 19 3 57। वहाँ से लेंगे 15, 15 में से 7 गया, 15 में से 7 में गया तो 8 7 15 होता, तो 8 मिल जाएगा। 15 में से 7 गया 8 हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो गया, 0 उतार लेंगे। 19 दूना 3, 19 चौक 76, 19 पचे 95, 19 चौक 76 हो गया। घटाएंगे 10 में से 6 गया 4, और ये ख़त्म बात। 0 उतार लेंगे, 19 दूना 38 होता है, तो यहाँ पे 38 बचेगा 2, डेसिमल लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 19 से कम 19, यानी कि हमको संभवतः यहाँ पे 3000 प्लस यहाँ पे 342.1 के लगभग मिल रहा है। तो 3342.1 ही हमारा बहुलक हो जाएगा, मतलब इतना हमारा आंसर मिल चुका है बहुलक का। तो ये रहे प्रश्न, और आपको समझ में आया कि कैसे इनको करना है, कैसे कैसे हमको इस पूरी प्रोसेस को बढ़ानी होती है, कैसे कैसे क्या किया जा सकता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया है, बात खत्म हो चुकी है। 7 नंबर क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लेकर के आएँ, क्योंकि ये वीडियो हो चुका है लंबा।